बोलो बच्चों, ये बातें पता है? चैतन्य, जनरल इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है? यस क्या सर। होता है? सर एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सर एस की होती है, एस ब्लॉक की एस 1 to 2 ठीक है बेटा, भाई रिमोट पड़ा होगा, उससे खुद भी कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग हो तो। खैर वो है नहीं तुम्हारे पास। अब ध्यान दो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एस ब्लॉक की अलग, पी ब्लॉक की अलग, डी ब्लॉक की अलग और एफ ब्लॉक की अलग। एस ब्लॉक में यह है कि एन एस टू, एन क्या है? नंबर ऑफ शेल। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल। पी में एन पूरा भरा होना चाहिए, फिर पी के अंदर 1 से लेके 6 तक आएंगे। ऊपर भी मैंने गलत लिखा है, एस पूरा भरा नहीं होना चाहिए, उसमें 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक बात? यस सर। डी में एन एस पूरा भरा होना चाहिए और जो डी होता है उसमें n-1, डी 1 to 10 आते हैं। हाँ ना बोलो? यस सर। और इसी तरीके से एफ के साथ होगा। एफ के अंदर क्या होगा? NS2 पूरा, n-1 डी 0 से लेके सर 2 तक, उसके बाद n-2 n f ब्लॉक और सर वो 1 to 14। वेरी गुड। पहले आप सब बच्चे इस बात पे ध्यान दो कि क्या ये 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आती है? अब यहां तक कमांड हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचू, सेकंड पॉइंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम किस चीज की बात करते हैं? इसके बाद बारी आती है एटॉमिक साइज। तो मैं आपसे बात करता हूं, पूछता हूं कि भाई एटॉमिक साइज होता क्या है, और एक क्या छोटा बड़ा क्या ऐसा कुछ चीज है जिससे पता चले कि एटॉमिक साइज क्या होता है? हाँ, एटॉमिक साइज है ये एटम का साइज है। देखना जरा क्या लग रहा है, मैं जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा हूं साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेकिन जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो साइज क्या होता है? ठीक है, डिक्रीज। ठीक है। आना बोलो। बेटा भव्या, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस चीज के बारे में, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। नीचे जाते वक्त आपके क्या चलते हैं और लेफ्ट टू राइट आपका क्या चलता है? तो अगर मैं आपसे कहूं ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज तो आप समझ जाओगे। पीरियड वाइज मतलब लेफ्ट टू राइट। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं किसी एक ग्रुप की तो मैं नीचे ही तो जाऊंगा, और किसी एक पीरियड की मतलब एक रो की तो इधर ही तो जाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड पीरियड, अगर मैं आपसे कहूं सेकंड पीरियड तो उसके लिए इधर जाना पड़ेगा ना, पूरा पीरियड। और मैं अगर आपसे कहूं 13th ग्रुप बोलो, तो मैं नीचे ही तो जाऊंगा। बोलो दक्ष। अब मैं आपसे कहता हूं पीरियड और ग्रुप समझ में आए? पीरियड का मतलब क्या है? देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पीरियड का मतलब रो, और ग्रुप का मतलब कॉलम। भाई रो यही तो होती है, क्या दिक्कत है? इसको रो नहीं कहते हम, इसको रो कहते हैं, इसको कहते हैं रो। ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम। ठीक, ये रो है, ये कॉलम है। ठीक, अच्छा, हाँ जी। तू गधा है एक नंबर का, इसी चीज को समझाता रहूं मैं पहले। ग्रुप क्या होते हैं? कौन सी क्लास में है तू? टेबल पहली बार देख रही है? फिर क्या होते हैं ग्रुप? 1 to 18 ग्रुप होते हैं ना, और मैंने यहाँ क्या लिखा है? ग्रुप नंबर 13। तो नीचे जाते वक्त ग्रुप चलेगा ना। 13 ग्रुप कैसे लिखा जाएगा पहले ये बताओ इनको। आधी 11वीं तो तुमने इसमें खत्म कर दी कि तुम्हारे बेसिक ठीक करो, रो और कॉलम नहीं पता। क्या दिमाग है? भव्या, बेटा ढंग का नेट खरीद ले, क्यों तो तेरा आना जाना ही बंद नहीं होता। आर्यन चौहान, बेटा ऑफलाइन क्यों नहीं आए हो आप?
गौरवी खट्टर। सर बोलो सर, वो मेरी आइस का जो क्वेश्चन हुआ इसलिए आ गया। और गौरवी। यस सर। ऑफलाइन क्यों प्रेजेंट नहीं हो? सर बायो की क्लास में और केमिस्ट्री क्लास में गैप था इसलिए मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ आजकल में। अब इधर ध्यान दो, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पीरियोडिक वेरिएशन। प्रथम ध्यान दो, आवाज खोल लो, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्या बोल रहा हूं मैं। प्रथम, अगर मैं तेरे से कहूं पीरियड को देखो, दोबारा ध्यान दो फिर से बोर्ड पे, टेबल देखो दोबारा से, टेबल समझ नहीं आ रही थी। तो क्या लगता है पीरियड कैसे होंगे? लेफ्ट टू राइट। अगर सेकंड एक पीरियड है तो क्या वो ये लाइन होगी? थर्ड एक पीरियड है तो क्या वो ये लाइन होगी? क्योंकि अगर आपको पीरियड देखने नहीं आते होंगे तो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये फोर्थ पीरियड है, ऐसे करके कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। कितने पीरियड है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप कितने हैं? 1 से 18। 1 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 3 नीचे जाएगा, 18 नीचे जाएगा। आना बोलो। शुभम, बात समझ में आई? ठीक है। शुभम, ग्रुप होते हैं 18, 7 होते हैं पीरियड, इसको कहते हैं टेबल। अब इसके अंदर होता है वेरिएशन, तो पीरियोडिक वेरिएशन या टेबल के अंदर वेरिएशन बोल सकते हो आप प्रॉपर्टीज का। आना बोलो। कोई बच्चा बोला था कुछ, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? चलो ध्यान दो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पीरियोडिक वेरिएशन। क्या नाम बोला मैंने? पीरियोडिक वेरिएशन। तो सबसे पहले आपको एक टर्म समझ में आनी चाहिए। मैं एटॉमिक साइज के बारे में तभी बता पाऊंगा जब आपको पता हो कि ये एटॉमिक साइज आया कहां से, कॉन्सेप्ट कहां से आया। क्या आपको पता है एटम क्या होता है? क्या आप सब जानते हो कि एटम होता क्या है बेसिकली? मैं बात कर रहा हूं हार्दिक से। हार्दिक, एटम क्या होता है? किस तरीके से इसका मॉडल देखा जाता है, बता बता। बोलो बोलो, हाँ बोलो, मास हटा के बोलो। शेल सबशेल ऑर्बिटल एटम नहीं होता, शेल सबशेल ऑर्बिटल एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। कोई तुमसे कभी पूछे एटम क्या होता है तो बोलो इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आना बोलो। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। शीतल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या किसी से अट्रैक्ट किए जा रहे हैं? कहीं पे भी हो, बाउंड्री मिल लंदन में है, लेकिन क्या किसी से अट्रैक्ट किए जा रहे हैं? नहीं किए जा रहे। और कोई बताओ, हाँ किसने बोला? प्रोटॉन से अट्रैक्ट नहीं होते कभी भी। नहीं, क्यों नहीं होते बेटा? क्यों? प्रोटॉन ने क्या पाप करा है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। क्या सब बच्चों को इस बारे में पता है? क्या हमने कभी डिस्कस किया है कि जो पॉजिटिव चीज होती है वो नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है? चैतन्य, यस सर। क्या लगता है बेटा, क्या पॉजिटिव प्रोटॉन बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? यस सर। पक्का? यस सर। सर क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट। देख ले, ठीक ठीक लगा ले। हाँ सर। चलो ठीक है। अब चैतन्य कह रहा है कि भैया पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। अर्नब, ये बात समझ में आई? आ जाओ अर्नब, अगर पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है। न्यूक्लियस कैसा है? सब बच्चे बताओ, न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन उसमें तो न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कोई फोर्स नहीं लग रही, न्यूट्रल पे कोई फोर्स। हार्दिक, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। इस चीज को तू कैसे समझाएगा, क्या बोलेगा इसको? पहली बात तो ये फोर्स है। क्या है ये? कैसी फोर्स है बता? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सब अपने आप आएगा। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। अब आपने कहा भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? चलो हमने मान लिया कि आपने नहीं पढ़ा आज तक क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, शायद 10th में नहीं था। क्या ये टर्म थी 10th में?
करंट का कोई मतलब बताएगा? Rate of flow of charges. वेरी गुड, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो का मतलब क्या होता है? डायनामिक। क्या होता है? और मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट। एट, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, अब कोई बच्चा कह सकता है इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है भैया, गोल गोल चक्कर काट रहा है, वो स्टैटिक काहे का हुआ? नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होता तो मैं उसको कहता कि वो करंट की डायरेक्शन है, करंट की दिशा है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो रुके हुए प्रोटॉन के साथ एक रिलेशन बनाकर बैठा हुआ है और गोल चक्कर काट रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के दायरे में ही आएगा, ये करंट के दायरे में नहीं आएगा। और करंट किसको कहते हैं हम? इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई आपसे पूछे ये कैसी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जरा इधर आ जाओ, ये बात समझ में आई? चैतन्य, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब? सर एक बार दोबारा बता दो सर। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। सर स्टैटिक का सर वो एट रेस्ट। एट रेस्ट, रुका हुआ चार्ज, रुका हुआ चार्ज जो रुका हुआ। अगर चार्ज फ्लो करने लग गया तो करंट बन जाएगा, चार्ज फ्लो करने लग गया तो करंट बन जाएगा। ओके सर। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन भी तो गोल गोल घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, लेकिन एक ही एटम के अंदर। अगर वो एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो करे, क्या करे? तो फ्लो। वो करंट बनेगा, तो वो करंट बनेगा। ठीक है, ओके सर। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन नहीं है, अभी तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आया? यस सर। अब इस टर्म को देख क्या बोल रहा हूं, क्या लिखा है? सिमिलर होंगे चार्ज तो क्या होगा ईशा? रिपेल। ऑपोजिट होंगे चार्ज तो क्या होगा ईशा? ये बात समझ में आती है ईशा, अट्रैक्ट और रिपेल वाली? ठीक है, अब सब बच्चे इधर ध्यान, एक है चार्ज इलेक्ट्रॉन का और एक है चार्ज प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो कितना है और प्रोटॉन का चार्ज कितना है। ठीक, तो इनकी फोर्स कितनी है? अंश कोई चीज अटके तो बता दी, इनकी फोर्स कितनी है? तो भैया मैंने कहा जितना चार्ज ज्यादा होगा ना उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी। आओ जरा, फोर्स किस पे डिपेंड करती है? चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मास पे भी करती है, लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात करें। फोर्स दूरी पे भी डिपेंड करती है, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी फोर्स कम होगी, याद रहेगा। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, और चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। किसके चार्ज पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के? दोनों के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आएगा? जवाब दो, बात समझ में आई? डॉली, डॉली सो रही है। दोबारा समझा दो सर। क्या दोबारा समझा दूं चैप्टर? नो सर, आई सर यही। तो फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन के चार्ज पे डिपेंड करती है। जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ेगा उतनी भी बढ़ेगी, जितने प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा उतनी बढ़ेगी, लेकिन दूरी बढ़ेगी तो कमजोर हो जाएगी। क्या दूरी बढ़ेगी तो? कमजोर हो जाएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक जनरल बात है, ये कोई एक बच्चा बताए, क्या लग रहा है फोर्स किस पे ज्यादा डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे या चार्ज? देखते हो Charge. चार्ज पे ज्यादा डिपेंड करती है ना? ऐसा किसने कहा? गुनगुन ने। ठीक है बेटा, Yes. ठीक है। शुभम तेरे को क्या लगता है?
शुभम तू वो वाला बच्चा तो नहीं है ना जहां पर बहुमत ज्यादा हो वहां चला जाता है या अपना दिमाग लगाता है? फोर्स या डिस्टेंस पे रखते हैं। डिस्टेंस ज्यादा करती है, क्यों? रीजन दे। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। बिल्कुल सही जवाब, ऐसा शुभम सोचता है। बताओ दिवांशी। सर डिस्टेंस पर। क्यों? सर क्योंकि डिस्टेंस 1/r² है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना। स्क्वायर किसी ने नहीं जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। एक बात बताओ, अगर मैंने चार्ज डबल किया, अगर मैंने चार्ज 2 टाइम्स कर दिया तो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दिया उसका मतलब पता है क्या है? तो 4 टाइम्स हो जाएगा। इतनी सी बात समझ नहीं आती। अनस बात समझ में आई? अनस या अंश? अनस, ठीक है। अनस बात समझ में आई? पक्का? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। तुमने कहा हाँ, फोर्स बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी। श्रेया, चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो? फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन तेरे को क्या लगता है, डिस्टेंस पे ज्यादा डिपेंड करेगी कि चार्ज पे? डिस्टेंस पे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब बात हुई क्लियर? यस सर। अब जरा इधर आ जाओ, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब प्रथम ने कहा भैया ये ना थोड़ा थोड़ा फिजिक्स जैसा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये केमिस्ट्री तो लग नहीं रहा, इसका कोई और नाम रख, तो दूसरा नाम रख देते हैं। ये सही में फिजिक्स का नाम, लेकिन टर्म फिजिक्स से ही समझ में आएगी। चार्ज केमिस्ट्री की टर्म ही नहीं, चार्ज किसकी टर्म है? फिजिक्स की। हम उसकी मदद से इसको समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट? इनके बीच में न्यूक्लियस और, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनी? अगर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगी, लेकिन दूरी बढ़ी तो फोर्स घटेगी। इतनी बात समझ में आई? अनस, हार्दिक, अर्नव, अर्नव बात ठीक है गलत है? ठीक है। अब अर्नव मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि भैया इस फोर्स का नाम क्या है? तो मैंने कह दिया ये तो चार्ज की फोर्स है। हाँ, चार्ज की फोर्स, हाँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज किस पे लग रही है, किसकी वजह से लग रही है? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। नाम देखो क्या लिखा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से बनी फोर्स। इससे हो क्या रहा है? इससे असर पड़ रहा है एटम के साइज पर। किस पे असर पड़ा है, जल्दी बताओ बच्चों? किस पे पड़ रहा है? अच्छा, तो मैंने कहा ये तो इफेक्ट पड़ रहा है। क्या लिखा नाम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैडम कहे इसका नाम इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है तो भी कोई दिक्कत। एक बार न्यूक्लियर अब चार्ज बात दोबारा समझ, समझा दो। कौन, क्या बताऊं बेटा? सर न्यूक्लियर चार्ज एक बार वापस। न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के किस हिस्से को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है? उसके चार्ज को। और न्यूक्लियस किससे अट्रैक्ट कर रहा है? अपने चार्ज से। तो ये न्यूक्लियर और चार्ज के बीच का लेन देन है। और उससे क्या पड़ता है? ओके उससे एक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इफेक्ट पड़ता किस पे है? ये इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक साइज पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इसका मतलब है बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल। कोई तुमसे पूछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है? हाँ जी, इससे सब पे फर्क पड़ता है। समझ में आया? अब मैं जो जो आपसे बातें पूछूं आप मुझे बताओ, क्योंकि ये बेसिक बातें समझ में आ गई तो जो प्रॉपर्टीज है ना वो मजा आता है। सबसे पहली बात, आपको ग्रुप और पीरियड पता होगा। अभी हार्दिक कह रहा है भैया ने बेफालतू में रेल बना दी ना, अपनी स्कूल की मैम से पूछो, पता क्या कहेंगी? इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर किस चीज के करते हैं? बच्चों को इतना पता नहीं है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
ऑफ एटॉमिक साइज, और वो ये। सब बच्चे ध्यान दो, ठीक लिखा है क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ, एक बच्चा ये लिख कर आया, वो कहेगा मैं तो सही लिख के आया हूँ, गलत थोड़ी है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के आया। अरे भैया, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पता तो 11वीं में क्या करूं? अब इसके नंबर मैडम काटती है, मैम ने तो नंबर काट दिए, बहुत रूड है मैम हमारी। अरे भाई, तुम कर क्या रहे हो ये तो देख लो। उसी तरीके से आपको नहीं पता, कई बार बच्चों से पूछा जाता है पीरियड, और वो अरेंज क्या कराते हैं? ग्रुप। सेकंड पीरियड को अरेंज करो, सेकंड ग्रुप अरेंज करा, ठीक है। फिजिक्स का पेपर 25 नंबर का करके आए, 2 नंबर की गलती थी, 23 मार्क्स आए। केमिस्ट्री का पेपर 25 मार्क्स का था, 25 मार्क्स का करके आए, 17 नंबर आए, 8 नंबर ढूंढते रहो कहां गए, रीजन गलत कर दिए। फिर वही जवाब क्या है? मैम पागल है। अरे मैम पागल नहीं, तुम पागल हो, क्योंकि कीवर्ड नहीं पकड़ते आप। अब इस चीज के नंबर कट गए, इसमें भैया कोई नंबर कटने चाहिए, आगे बच्चे बोलते हैं, मैं तभी तो बता रहा हूँ। बताओ भैया, मैम ने इस चीज के नंबर, तुम बेटा पिंच ऑफ सॉल्ट खाओ थोड़ा, वो क्या बोलते हैं तुम, जहर। अबे तुम्हें इतना नहीं पता कि पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है? आना बोलो हार्दिक। अगर अगली बार तुझे पीरियड और ग्रुप पता नहीं हुए तो मैं तेरे पीरियड और ग्रुप अलग कर दूंगा, समझ रहा है? समझा? आज तू रुक बेटा। गुनगुन, ये बात समझ में आई? यस सर। कौन सी वाली? ग्रुप जो और अभी पीरियड वाली? आपने ग्रुप और ठीक है, कैसे आया? चलो ध्यान दो, अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की? आपसे फिर से अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब आप सब बच्चे बताएंगे मेरे, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ शेल्स देखो, कितने नंबर ऑफ शेल है? पहले शेल में एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मैं एस लिख रहा हूं, जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे। एस के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो, समझाना मेरे को। फिर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है, वेरी गुड। सर फर्स्ट शेल में पी नहीं आएगा। सेकंड से होता है वो। हाँ, तभी मैंने भरे नहीं बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन। फिर आया डी, डी देखो, इससे काम चला लो बेटा, मैं थक जाऊंगा नहीं तो सारे ऐसे वायरो बना। आ जाओ, अब मैं किसी बच्चे से बात करूंगा, जरा ध्यान दे। बात कर रहा हूं मैं गौरवी से, गौरवी आवाज बोल। यस सर। गौरवी, एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है तेरे को? यस सर। एस ब्लॉक में 1s है? यस सर। 1s होता है? जल्दी बता बेटा, 1 से कहां स्टार्ट होता है? एस, एस किससे स्टार्ट होता है? बोलो गौरवी, एस किससे स्टार्ट होता है बेटा? सर 1 से ही तो होता है। चलो अच्छी बात है, अगर 1 से स्टार्ट होता है तो तू यूं कह सकती है कि सर एस और पी का, 1s और पी का रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? वो तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास बैठा है, उसको निकाल लोगे, उसको निकालना आसान है। नहीं, न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं। आई बात समझ में? यस सर। और भी बात ठीक है? ठीक है सर। भव्या, 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है? भव्या,
भैया घर जाना पड़ेगा, चाहे दूर हो चाहे पास हो। चैतन्य, यस सर। मैं तेरे से कह रहा हूं, अगर मैं तेरे से पूछूं 1s और 2s के कंपैरिजन में से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और मुश्किल है? सर फर्स्ट से निकालना आसान, सॉरी सेकंड से निकालना आसान है, टू से फर्स्ट से मुश्किल है। ठीक है, इसका रीजन, सबसे पहला रीजन सर डिस्टेंस। वो डायरेक्शन वाला हो गया ना। एक तो हाँ, एक तो डिस्टेंस बोल कि भाई जो फर्स्ट शेल तक का डिस्टेंस है वो है r1, सेकंड शेल तक का जो डिस्टेंस है वो है r2, थर्ड शेल तक का जो डिस्टेंस है वो है r3, फोर्थ शेल तक का जो डिस्टेंस है वो है r4। क्या लग रहा है आपको कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? r4 से एज कंपेयर टू r3, r3 से एज कंपेयर टू r2, r2 से एज कंपेयर टू r1। ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। दूसरी बात, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो देख ली प्रोटॉन और 2s में, लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी, यहाँ रिपल्शन भी बैठी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा? जल्दी बता। यस सर करेगा। तो ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं करने देगा। ठीक यस है? सर। समझ रहे हो? यस सर। फिर तो सर थर्ड वाले को और डिफिकल्टी आएगी, फोर्थ वाले को और हाँ, थर्ड वाले को और डिफिकल्टी आने वाली है। थर्ड वाले को रिपेल करने वाले कौन है? सर दो, दो ये भी है, जाएगा। 1 भी है 2 भी है। अब बोलो। और जो फोर्थ वाला है तो सर तीनों रिपेल करेंगे। उसको 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा। ये बात समझा? तो यस यहाँ सर। पर अट्रैक्शन का केस नहीं है, रिपल्शन भी इन्वॉल्व है। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, उसकी तो हमने बात करी, रिपल्शन की भूल गए। अब इस रिपल्शन को नाम क्या दे? चैतन्य, यस सर। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या है? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? सर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन चार्ज। ना 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 ना, इसको बोलेंगे, अभी देखो एक बच्चे ने नाम बताया, इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग। ठीक है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब क्या है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को खींचने नहीं दे रहा उन इलेक्ट्रॉन को। आना बोलो। यस सर। फिर से बात करूं, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि बेटा 1p तो है नहीं, जैसे कि तुमने खुद ही बताया, तो जो 2p यस है, सर। क्या 2p की फुल अट्रैक्शन होगी क्या न्यूक्लियस से? हाँ सर। सर कोई बीच डिस्टेंस में तो है? उतना है ही पर सर अभी भी। हाँ, डिस्टेंस तो ज्यादा है इसमें, लेकिन फिर भी कोई बीच में रिपेल करने वाला है? नहीं सर। और अगर रिपेल करने वाला नहीं है तो सिंपल सीधा साधा इनके बीच में शील्डिंग नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं है। थर्ड पे आना जरा, क्या थर्ड वाले में यहाँ स्क्रीनिंग पे आई? रिपल्शन होगी। हाँ भाई, रिपल्शन। फोर्थ वाले में? तो उसमें भी होगी शील्डिंग। और ज्यादा होगी। यस सर। अब ये बात बता, ठीक है या गलत? चैतन्य। ठीक है सर। श्रेया, यस सर। अपने पास डी नहीं है 2 का ना 3 का, 4 से सॉरी 1 का और 2 का, 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है? यस सर। लेकिन तू यूं कह सकती है कि भैया जो थर्ड डी है वो तो सीधा सीधा प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के। हाँ ना बोल। यस सर। अगर कर रहा है तो क्या इनके बीच में कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट है? नो। सही से बताओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट आया? नो सर। अच्छा, तो आपने कहा भैया जो ये 1s है, आपकी बात बोल रहा हूं मैं, 1s
2p 3d, इसी तरीके से 4f होगा। ये न्यूक्लियस के आगे नेकेड है, बिल्कुल खुले पड़े, तो इन सब की पुअर शील्डिंग होगी। ये कहना चाह रहे हो? यस सर। पुअर स्क्रीनिंग होगी, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। मतलब देख, इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है, सही बात है या नहीं? यस सर। तो अगर कोई तुमसे पूछे क्या इनके इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, एक्सेप्शनली ज्यादा लगेगी, क्योंकि एक ये रिपल्शन नामक चीज तो है ही नहीं इनके पास, ये तो सिर्फ अट्रैक्ट किए जा रहे। अब बोलो, बताओ, बात हजम हुई? सर हाँ बेटा बोलो। सर पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 1s वाला इलेक्ट्रॉन 2p वाले इलेक्ट्रॉन को भी मतलब उनके बीच में भी रिपल्शन हो? क्योंकि इनका जो ऑर्बिट होता है वो सेट होता है, फिक्स होता है। एस वाले एक तरफ होते हैं, फिर पी वाले आते हैं, स्क्रीनिंग के बीच में नहीं आते। ये एक सिस्टम होता है, ठीक है? मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। अभी इनकी शेप जब आती है ना, जब एस की शेप होती है, पी की अपनी एक शेप होती है, तो पता चलता है डंबल डंबल के सामने आता है, स्फेयर स्फेयर के सामने आता है। ये कह रही है कि भाई एक बात बताओ, 1s तो है ही ना, 2p के भी आगे। चल मैंने तेरी भी बात बड़ी रख ली। अगर मैं ये कहूं कि 1s शील्ड कर रहा है 2s को भी और 2p को भी, वो छोटा सा 1s कितनों को शील्ड कर लेगा? वो ज्यादा से ज्यादा वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन को कर पाएंगे तेरे हिसाब से? नो सर। कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, जमा घटा करेगी तो। वैसे ऐसा होता है, इनका अपने ऑर्बिट होता है, ठीक है? अब मैं सर तेरे से कहूं यार, हाँ 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 सर अभी पी ब्लॉक जैसे सर फुल्ली फिल्ड है सर, हाँ अगर हाँ, सर हाफ फिल्ड होगा क्या सर तभी भी वो अट्रैक्ट होगा? क्योंकि सर चार्ज तो फिर कम हो जाएगा और डिस्टेंस बड़ा ही हुआ है। बिल्कुल सही, कोई गलत बात नहीं है। डिस्टेंस बड़ा हुआ है, चार्ज कम है, हाँ सही है, आ रहा है मतलब समझ में। अगर ये बात तूने पूछी है तो इसका मतलब कंसेप्ट बन रहा है। अब मैं तेरे से कुछ बातें पूछता हूँ, तू बता मुझे। सारे बच्चे ध्यान दो, किन किन बातों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? ठीक है, मैं लिख रहा हूं पहला पार्ट, 1s का या 2s का। अब सबसे समझदार बच्चा वो है, मैंने बोला ना, जिसके बेसिक्स ठीक। पहला बेसिक, जब आपसे कभी डिफरेंस पूछा जाए तो एटलीस्ट डिफरेंस तो ढूंढो। एस डिफरेंस है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है क्या? या नंबर ऑफ शेल डिफरेंस है? और अगर नंबर ऑफ शेल डिफरेंस है तो मैं किसकी बात करूंगा? बोलो। और डिस्टेंस से क्या होगा? जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। तो मेरे को तो दिख रहा है 2s का कम है। चैतन्य, बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। पक्का? यस सर। देख ले, हाँ सर। ठीक ठीक लगा ले। यस सर। चलो ठीक है। अब देखियो, अब तेरा क्वेश्चन आ गया, किसका किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? भैया दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, एक में 1 चार्ज, एक में 2 चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा? तो सर इस बार जो जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा वो होएगा। ठीक है, अब देखना, टू पी वन, टू पी टू, टू पी थ्री, किसका ज्यादा है? सर 2p3 का। हाँ भाई, सर 2p3 का सबसे ज्यादा है, 2p4 का। और अब सर 3d। 3d का ज्यादा है, वेरी गुड। 5d डिस्टेंस बढ़ने से कम होता है। बेटा दक्ष तो बेइज्जती Yes, करवाएगा sir. मेरे को लग रहा है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्सेप्शन क्या है, तो आपको फिर वही बोलने, 1s 2p 3d 4f। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनली हाई है। हाई तो है,
तो तुमसे कोई पूछे 3D 4D और 5D में से, तो ऐसे कर देना। हाई नहीं है, एक्सेप्शनली हाई है, समझ रहे हो? पर अब मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, आप ये पिछला सारा रीड करो 2 मिनट। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो क्या लगता है आपको, उससे फोर्स ऑफ क्या बढ़ेगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वेरी गुड, ये बात बन गया ना कंसेप्ट दिमाग में। इसका मतलब आपको पता चल गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जल्दी बता लिवांशी, ये बात ठीक है? ठीक है सर। पक्का डन कर दूं इसको? ठीक है सर। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं पीरियोडिक वेरिएशन। अच्छा, पहली बात, क्या आप इसका मतलब जानते हो या मुझे पढ़ाना पड़ेगा? एटॉमिक साइज क्या होता है? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम क्या होता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से सबसे दूर के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी तो हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं? और उस रेडियस से जो पूरा वॉल्यूम आएगा वो होगा साइज ऑफ एटम। तो एटॉमिक साइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई भी अगर लिख दो तो परेशान मत होना, रेडियाई का मतलब क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? तो एटॉमिक रेडिया मतलब वो बहुत सारे एटम्स की रेडियस की बात कर रहा होगा, उनको कंपेयर कर रहा होगा बस। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई में परेशान मत होना। दूसरी बात, अगर ये एटम है तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर, ये क्या है? से सबसे दूर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। आना बोलो, ठीक बात? सही बोला लिवांशी? ठीक है सर। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हो तो साइज छोटा हो जाएगा। हाँ, हाँ। अब देख टर्म, ये क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? पीरियोडिक वेरिएशन। अब जरा आप एक बार इस पीरियड को देखो और मुझे बताओ हो क्या रहा है। सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां आएगा 2s1 2s2 2p1 2p2 2p6। ठीक बात है गलत बात? बोलो। ठीक सर। तो 2s1 से 2p6 तक इलेक्ट्रॉन बढ़े, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी कम होगी? कम बताओ। होगी। कम। सारे गधे हैं। अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज तो चार्ज इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात, तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। अब बोलो, क्या ये बात समझ में आई शुभम? हाँ भैया। क्या ये बात समझ में आई श्रेया? यस सर। शिवम बात समझ में आई? शिवम को नहीं आई। शिवम बात समझ में नहीं आई या माइक नहीं खुल पा रहा? अच्छा लिख दिया चैट में, यस सर, ठीक है बेटा, ये बढ़िया बात है, कम से कम चैट पे तो लिख दो। अगर मैं आपसे ग्रुप की बात करूं तो नीचे जाते वक्त क्या होता है भाई? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर,
नंबर ऑफ शेल ही इंक्रीज कर जाते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो हर हाल में एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करेगा ना, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। आना बोलो, ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। तो आज हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? बोलो बच्चों। यस हाँ कोई बोला है सर, बोलो। नीचे जाते वक्त क्या इंक्रीज होता है? चार्ज इंक्रीज नहीं होता, एक शेल के अंदर उतना ही चार्ज रहता है, एक शेल के अंदर। आओ अब आओ ग्रुप वाइज, याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, अगर कोई पीरियड है, पीरियड वाइज साइज ऐसा होगा, लिथियम, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरोन, बोरोन से छोटा कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो पूरी लाइन में सबसे बड़ा साइज किसका है? लिथियम का। गलत है क्या? ठीक है, अब एक बात गौर करने वाली, ये आप बताओगे मुझे, नियॉन का साइज ये क्या हो गया? नियॉन का साइज क्या होना चाहिए? और छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं है। किस बच्चे को ये ठीक लग रहा है और किसको गलत लग गए? एक्सेप्शनल लग गए? कोई नया केस लगा ना? बड़ा, सबसे बड़ा। भाई हम कैसे, हमने देखा कि हमने ऐसे बच्चे बैठा रखे, सबसे होशियार बच्चे आगे, उसके पीछे थोड़े से कम दो, उसके पीछे थोड़े और कम दो, उसके पीछे और थोड़े कम दो, पीछे कौन बैठा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो सबसे होशियार बच्चा, इतना पीछे क्या कर रहा है? बैकबेंचर्स की बात ही अलग होती है, ठीक है? तो वो है आपका नियॉन। नियॉन में ऐसा क्या है? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अलग ही रिपल्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है इनर्ट गैस का। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप लिथियम, देख रहे हो? लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम। तो साइज डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। इसके पास थे 2 शेल, ये तो बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज तो बढ़ेगा ना? आना बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। यस सर। यस चैतन्य बात ठीक है? यस सर। और भी बात ठीक है? यस लिवांशी, यस सर। तो ये बात समझ में आ गई, जितना साइज बड़ा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, जितना साइज छोटा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। अब बताओ, नहीं नहीं, ये कह रहा है क्या ये डिफरेंस रेगुलर होता है? इनमें कई सारी बातें आएंगी, अब यही पढ़ना है, ये चैप्टर यही है। ठीक है, काफी सारी चीजें आएंगी, अभी देखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताओ, सर इसमें एक्सेप्शन थी सर ग्रुप में? ग्रुप में नहीं है अभी, बाद में आएगी जब पी ब्लॉक आएगा। ठीक है, ओके सर। अब इसको देखो आप सब बच्चे, क्या लग रहा है? किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले गए, कौन था भाई? ये था
ये फर्स्ट ग्रुप के खानदान का एक मेंबर था रुबिडियम। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल के ले गए तो रुबिडियम बन गया रुबिडियम प्लस। तो मैंने कहा रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? हमारे पास एक खानदान है उसका नाम है हेलोजन। ये लौंडा, इसके सारे खानदान के लौंडे बेकार है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन किसी को भी उठा के ले आते हैं। तो इन्होंने उनमें से क्लोरीन बंदा था, उसने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया। इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? देते वक्त आयनाइजेशन, छीनते वक्त इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रहेगा। आ जाओ, ये है सोडियम। सोडियम बन गया Na+। अच्छा ऐसे नहीं बन जाएगा क्योंकि ये सॉलिड था और ये गैस बन जाता है। क्यों बनता है सब बताऊंगा, लेकिन देने के लिए कौन सी एंथैल्पी चाहिए? आयोनाइजेशन। और लेने के लिए इलेक्ट्रॉन इसने लिया किससे? उसी सोडियम से। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उससे इसी ने लिया है। तो क्या ये दो अलग अलग बातें हैं या एक ही वक्त में होने वाली दो बातें? अच्छा इसका तो नाम भी बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। और वो इलेक्ट्रॉन देने वाली के लिए क्या नाम दिया? आयनाइजेशन। आयनाइज हो जाता है उस वक्त। आना बोलो। यस ये बात क्लियर हुई? अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर छोटा साइज होगा तो आसानी से दे देगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं देगा। बड़ा साइज हुआ तो दे देगा। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे।